हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का लेक्चर नंबर 4 है ये, और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक जो डाउट्स थे आपके, पहले मैं उसको ले लेता हूं और उसके बाद मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है। सबसे पहले बेटा आपको एक पर कैपिटा को लेके एक बच्चे का डाउट था कि सर पर कैपिटा का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो आपके पास ये कोई एरिया है, ठीक है, क्लियर है। इस एरिया में मान लो 100 मेल हैं, ठीक है, और 40 जो हैं वो फीमेल है। तो ये जो वर्ड है ना 100 मेल या 1000 मेल, इसे पर कैपिटा कहते हैं। पर कैपिटा का मतलब होता है मुझे कोई वैल्यू लेनी पड़ती है। 100 ले सकता हूं, 1000 ले सकता हूं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम इंडिया में कैलकुलेट करते हैं पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा का मतलब होता है मैं एक सिंगल इंडिविजुअल की टोटल कंट्री की इनकम को पॉपुलेशन से भाग देके एक सिंगल इंडिविजुअल की एवरेज इनकम पे आ जाता हूं, उसे हम पर कैपिटा कहते हैं। तो पर कैपिटा 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, जिस पर मैं कोई वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, उसे पर कैपिटा कहते हैं। दूसरा डाउट बेटा जो था वो डेंसिटी को लेकर था कि व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। मेरी बात जरा समझना इस बात को, व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि मान लो मैंने यहां पर ये एक ज्योग्राफी बना दी। ध्यान देना बेटा, ये मैंने एक ज्योग्राफी बना दी और एक मैंने ये ज्योग्राफी बना दी, ठीक है। यहां पर मेरे पास किसी पॉपुलेशन के ये मेरे पास कितने लोग हैं, मान लो 6 लोग हैं। यहां पर किसी पॉपुलेशन के मेरे पास मान लेते हैं 9 लोग हैं, ठीक है। अब मान लो ये एरिया, ध्यान देने के बेटा, ये एरिया मेरे पास मान लेता हूं, ये जो पूरा एरिया निकला है ये मान लेते हैं हमारे पास लगभग 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये वाला एरिया, ठीक है, क्लियर है। तो हम पॉपुलेशन डेंसिटी क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया में। कैसे निकालेंगे, पर यूनिट एरिया। एरिया कितना लिख दिया मैंने, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, और इंडिविजुअल कितने थे, 6 थे। तो मैंने इसको मान लो 1/6 कर दिया, ठीक है, क्लियर है, 1/6 कर दिया। या मैं काम करता हूं, सिंपल वैल्यू कर देता हूं, यहां पे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देता हूं, है ना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। तो मेरे पास ये आ गया लगभग 0.6 इंडिविजुअल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अब जरा यहां पे आओ, यहां टोटल कितने इंडिविजुअल हैं, 9 है। यहां पर टोटल इंडिविजुअल कितने हैं, 9 है, ठीक है, 9 है बेटा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मान लो ये जो एरिया है ये मान लो उसका डबल है या ट्रिपल है, तो मैं लिख देता हूं 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब मान लो नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिवाइडेड बाई 30, क्लियर है। तो ये 1, ये आपका आ गया 3, और ये आ गया आपका कितना, 10 आ गया। तो इसको आपने क्या लिख दिया, 0.3, सही है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप देखो यहां पर जनसंख्या ज्यादा है पर एरिया भी तो बड़ा है, तो इस वाले एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, 0.6 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी कम है 0.3 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर में कैलकुलेट की जाती है, जैसे यहां 0.6 है, 0.1, 1, 5, 4 ऐसे कैलकुलेट की जाती है पर यूनिट एरिया में। उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है, ये चीज क्लियर है। तो हम यहां पर बिल्कुल क्लियर है कि व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। कई बार क्या होता है, जनसंख्या ज्यादा है पर एरिया भी तो बड़ा है, और यहां जनसंख्या देख रहे हो कम है लेकिन एरिया छोटा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो हिमाचल है, हिमाचल में, या मैं कोई स्टेट ले लेता हूं, कोई भी, मान लो हिमाचल ही ले लेते हैं। मान लो वहां की टोटल पॉपुलेशन 80 लाख है। मैं कोई और दूसरी सिटी ले लेता हूं, मान लो मैं चंडीगढ़ ले लूं, मैं कहूं कि वहां की पॉपुलेशन 40 लाख है। इससे लगेगा कि हिमाचल की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन अगर आप डेंसिटी पर जाओगे तो हिमाचल का एरिया भी तो बहुत बड़ा होगा ना, हिमाचल प्रदेश का। आपको समझ में आ रहा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, चंडीगढ़ की ज्यादा होगी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया पे निकालते हैं। क्लियर हो गई कि नहीं। दूसरा बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चों को ग्राफ को लेकर था कि भाई सर ग्राफ के लिए बताओ कुछ आप हमें।
वो जो ग्राफ था बेटा उसमें हाँ मैंने देखा बाद में उसको ध्यान से कि मैंने कुछ मिस्टेक करी लिखने पे। तो ये मेरे पास पिरामिड शेप का है, पिरामिड शेप आएगी। यहां पर शेप ऐसी आ रही है क्योंकि ये और ये कांस्टेंट है, इसे बेल शेप कहते हैं। ये वाला बेल शेप आएगा जिसे आप स्टेबलाइजिंग कह रहे हो, उसको ठीक कर लेना बेटा प्लीज, बाय मिस्टेक हुआ है ये। और मेरे पास जैसे क्या था, ये वाला ऐसा था ना, इसको हम अर्न शेप कह देते हैं, ऐसा अर्न शेप, ये वाला अर्न शेप है। तो इसको आप करेक्शन कर लेंगे, है ना, ठीक है। वो लिखने की मिस्टेक थी, उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया लिखते वक्त, ठीक है। तो ये चीज थी जो आपको मैंने करेक्शन करके बता दी। फिर मैंने आपको कहा यार देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम पॉपुलेशन में नंबर से होती है, लेकिन कई जगह नंबर से नहीं कर सकते। जैसे बैक्टीरिया में सिंगल बैक्टीरिया आप काउंट नहीं कर सकते, वहां आपको उसके क्या करनी पड़ेगी, कॉलोनीज काउंट करनी पड़ेगी। फिर पग मार्क्स, देखो टाइगर जो होता है ना बेटा, टाइगर में क्या करोगे, नंबर काउंट करो, पर नंबर डायरेक्टली काउंट करने जाओगे तो टाइगर खा जाएगा तुम्हें। तो टाइगर में क्या कर सकते हैं, एक ऑप्शन होता है उसके गले में कॉलर लगा दो, जिससे तुम्हें पता रहेगा कितने टाइगर है, पर वो रिस्की होता है। दूसरा क्या होता है कि टाइगर जिस एरिया में घूमा है उसके पैरों के निशान से पता चल जाता है ये नया टाइगर है कि पुराना। अब ये तुम्हें नहीं पता चलेगा, जो साइंटिस्ट हैं उससे रिलेटेड उन्हें पता चलेगा। फीकल पैलेट मतलब एक्सक्रीटा। ऐसी मान लो तुम्हें ओशियन में फिश का पता करना है, अब मुझे खुद सोच के बताओ कैसे पता कर लोगे भाई, फिश का इतना आसान है क्या, इतने बड़े ओशियन में कैसे होगा। तो आप क्या करो, एक पर्टिकुलर कोई एरिया कंसीडर कर लो, उसमें आपने एक बार मछली पकड़ी, जाल डाला, तो आप देखो कितनी पकड़ पाए, या आप क्या करो उसमें कितनी मिली आपको, मान लो 5 मिली, तो आप टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो निकाल पाओगे। ऐसा थोड़ी एब्सोल्यूट तो नहीं कर पाओगे। तो ये जो मेथड्स होते हैं ना, इन्हें रिलेटिव मेथड कहते हैं, ये एब्सोल्यूट मेथड नहीं होते। एब्सोल्यूट मेथड तो नंबर काउंटिंग करने का होता है। क्लियर है कि नहीं, सोचो, ठीक है। अब यहां से मैं आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूं, पर मैं कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर करूंगा जो मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं। बेटा देखो, एक चीज अपने दिमाग में आपको बिठानी है, और बहुत सारे बच्चे हमसे एक जो चीजें जो पूछ रहे हैं वो क्या है कि सर आप सभी लोग कह रहे हैं कि एफर्ट बढ़ाओ एफर्ट बढ़ाओ, लेकिन अब करना क्या है एग्जैक्टली ये कोई नहीं बता रहा है, ठीक है। मतलब कितना एफर्ट बढ़ाना, करना क्या है एग्जैक्टली आप में से कोई बता नहीं रहा है, लेकिन सब कह रहे हैं एफर्ट बढ़ाओ, कोई बताओ तो सही है, ठीक है। 1 मिनट लेते हैं, 1 से 2 मिनट, और चीजों को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपने कभी मान लो किसी हिल स्टेशन पे या किसी गांव में, या कभी आपको जाना था, आपकी हॉलीडे प्लान थी, एक पर्टिकुलर डेट को आपको जाना था। तो आप क्या करते हो, उस हॉलीडे के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो 2 महीने पहले से। आपको खुशी हो रही होती है, ये ले लेंगे, ये ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, ठीक है, क्लियर है, सही है। उसके बाद क्या करते हो, जिस दिन आपको जाना होता है उस दिन तो पैकिंग करते ही हो ना, 1 दिन पहले, बोलो, ठीक है। अब पैकिंग करने के बाद भी कई सारी चीजें आपकी छूट भी जाती हैं। तो उसमें क्या होता है बेटा, उसमें क्या होता है कि अगर मैं पैकिंग रैंडम करता हूं, रैंडम का क्या मतलब होता है, अरे अच्छा ये भी रख लेते हैं, ये भी रख लेते हो, तो डेफिनेटली छूट जाती है। एक स्मार्ट तरीका क्या होता है, एक चेकलिस्ट बना लो। चेकलिस्ट क्या होती है बेटा, चेकलिस्ट होती है मुझे ये सामान चाहिए, और ये चेकलिस्ट कब बनती है, ये जाने से 1 दिन पहले नहीं बनती बेटा, आपको वो बना के लेकर चलनी पड़ती है 2 महीने 15 दिन पहले, क्योंकि कई चीजें आपको लास्ट मोमेंट में मिलेगी नहीं ना। आप सोचो ध्यान से, कोई चीज लेने जा रहे हो लास्ट मोमेंट पे, आपको मान लो नए जूते खरीदने हैं, कल सुबह निकलना है, आज रात हो गई, तो कहां से खरीद के लाओगे। तो आपको एक चेकलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, चेकलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो अब आपका एग्जाम का जो 3 महीना रह गया है, तो यहां से आपको अब चेकलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। कैसे करना है मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं। सबसे पहले तो चेकलिस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा समझो। चेकलिस्ट में आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। चेकलिस्ट में सबसे पहले आप क्या लिखो कि आपके पास टोटल कितने चैप्टर है, क्योंकि आपको क्या कोई चैप्टर छोड़ना चाह रहे हो, नहीं। तो चेकलिस्ट में सबसे पहले टोटल चैप्टर्स नोट कर लो अपनी कॉपी में कहीं पर कि सर ये चैप्टर्स हैं, ये हमने नोट कर लिए, ठीक है, हो गया, चैप्टर नोट कर लिए। उन चैप्टर में से आप वो लिख लो कि जैसे आप मान लो जो चैप्टर आपके कंप्लीटेड है या पेंडिंग है ना, जिसको आप लिख सकते हो या तो आपका कोई बैकलॉग है या वो आपके कंप्लीटेड है। हां सर ये भी नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें आप वीक, स्ट्रॉन्ग और मीडियम लिख लो कि जो आपको लगता है कि आपका स्ट्रॉन्ग है, वीक है, मीडियम, इसको लिख लो। उसके बाद आप लिखो कि आप कैसे रिवीजन करोगे, ठीक है। और फिर उसके साथ आप क्या करो, टोटल टाइम लिख लो कितने दिन का है, टोटल टाइम आप इसको लिख लो। आप अपनी कॉपी में
1 2 3 करके कई पेजेस बना लो, टोटल 90 नंबर डालो, 90 डेज रह रहे हैं तो पूरा 90 का 90 ऐसे करके आप लिख लो। ठीक हो गई बात। अब आपने क्या करना है, अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपका जो सिचुएशन में आप हो, आपने चैप्टर्स तो लिख लिए, ठीक है, अब स्टार्ट कैसे करना है उस पे आते हैं। पर मैं ये श्योर हूं कि मुझे इस 90 दिन में कम से कम सारे सिलेबस की कम से कम बता रहा हूं 5 से 7 रिवीजन करनी है। क्लियर है ये चीज, आप क्लियर हो बिल्कुल। 5 से 7 रिवीजन तो मिनिमम करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरा कोई बैकलॉग है उसे भी कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो होते हैं जिनमें आपको ज्यादा रिवीजन में टाइम नहीं लगता, जिनमें रिवीजन में टाइम लगेगा उनको हम वीक मानते हैं और या मीडियम मानते हैं। जिनमें रिवीजन में ज्यादा टाइम लगेगा वो हो सकता है मुश्किल चैप्टर हो आपके लिए, वो नोट कर लो। अब आपको क्या करना है, इनको इन डेज में डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है, इन डेज में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहां पर आता है असली सवाल। सवाल यह आता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार अभी हम कहां हैं एग्जैक्टली, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये पेज देखो जरा। अब देखो मैं आपको 4 चीजें लिख रहा हूं बोर्ड पर। एक मैं लिख रहा हूं बैकलॉग, ध्यान देना बेटे, ये आपके लिए बता रहा हूं सिर्फ जो मैंने टाइम लिया है। एक लिखो बैकलॉग, एक लिखो करंट, एक लिखो रिवीजन और एक लिखो टेस्ट। ये 4 चीजें आपके अराउंड इस वक्त घूम रही होती है। जो 5वीं चीज आपके अराउंड अगर कोई और घूम रही है तो उसको हटा दो। मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी तरीके की किसी भी एसोसिएशन में जुड़े हुए, कमेंसलिज्म, सिम्बायोटिक, उसको अपने आसपास से फिलहाल हटा दो। ठीक है, अब रियल सिचुएशन ये है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है करंट। मुझे करंट पर पूरा फोकस करना है, मुझे करंट पर पूरा फोकस करना है। ठीक है, ये पूरा फोकस करना है। अब यहां पर पहला बच्चा वो है जिसका कोई बैकलॉग नहीं है, ये वो बच्चा है जिसका कोई बैकलॉग नहीं है, तो वो करंट को करते हुए रिवीजन की तरफ जा सकता है। मींस क्या हुआ, वो अपना करंट चलाएगा और ये आपके लिए कितने दिन का प्लान है, सिर्फ 15 से 20 दिन का। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 20 दिन तक आप इस पर रहोगे। तो सबसे पहले तो वो बच्चा भाई जिसका कोई बैकलॉग नहीं है, तो वो करंट पढ़ते हुए क्या कर ले, अपना रिवीजन का प्लान कर ले कि मैं करंट के साथ साथ कोई 1 चैप्टर 2 चैप्टर रिवाइज कर पा रहा हूं। इनकेस नहीं भी कर पा रहा हूं तो वेट करे करंट फिनिश होने का, क्योंकि 15 से 20 दिन में मैक्सिमम सब जगह आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर आप जा सकते हो रिवीजन पर करंट की स्पीड फास्ट है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, करंट की अभी स्पीड फास्ट है, तो ज्यादा फोकस आपको करंट पर देना पड़ेगा। जो चल रहा है 15-20 दिन की बात है। टाइम कोशिश करो निकालने का कि पुराने में से चैप्टर मुझे रिवाइज करना है। अब यहां पर दिमाग में आता है क्या सर मैं 11th के पहले चैप्टर से रिवाइज कर। बेटा देख, रिवीजन में तेरे को कोई भी चीज उठा, चाहे रिसेंट की उठा या पहले की उठा, पर रिवीजन में ऐसे करना है तुझे मतलब सारा ही रिवाइज करना पड़ेगा, पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा। आधे अधूरे से नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं बताओ बेटा, आधे अधूरे से नहीं होगा, तुझे पूरा ही रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तेरे से कहता हूं कि तुझे क्या करना है, क्या प्लांट फिजियोलॉजी करने लग जाऊं, ह्यूमन फिजियोलॉजी करने लग जाऊं, कुछ भी कर, लेकिन चैप्टर को पूरा कर, आधा अधूरा मत कर। ठीक है, और एक टाइम बना ले कि मुझे आज 4 घंटे ये चीज रिवाइज करनी है, पर ये करंट फिनिश होने के बाद। दूसरा चीज, अब कोई ऐसा बच्चा जो करंट पढ़ रहा है जिसका बैकलॉग है, तो वो करंट के साथ कोशिश करे थोड़ा बैकलॉग कंप्लीट करने की। अब आप बार बार यही पूछ रहे हो कि सर बैकलॉग करना कैसे है। देखो, बैकलॉग के लिए आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप वन शॉट देख लो, साथ में आपको डीपीपी सॉल्व करनी चाहिए, उसके साथ में आपको बेटा कुछ शॉर्ट नोट जैसा आपके पास होना चाहिए या बना लो, ताकि आप क्या कर सको, बाद में रिवाइज कर सको। बैकलॉग इस समय आपका पूरे लेक्चर देखने से शायद कंप्लीट ना हो, अगर वो क्लास 11th का है तो वहां को आप अपने वन शॉट के थ्रू, या आपके टीचर ने दिया होगा या हम लोग भी दे रहे होते हैं, तो उन वन शॉट के थ्रू आप कर सकते हो, अगर कर पा रहे हो तो सुन लो, नहीं तो फिर पूरे लेक्चर देखने पड़ेंगे। तो एक तो ये ऑप्शन है कि बैकलॉग आप ऐसे करोगे। ठीक है, तो इसका मतलब 2 तरह के बच्चे हैं, एक जिनका बैकलॉग है तो वो करंट पढ़ते हुए बैकलॉग को कवर करो 15 से 20 दिन, और जो बाकी हैं वो करंट पढ़ते हुए रिवीजन को करो। अब बात है टेस्ट की बारी। टेस्ट बेटा आप अभी करंट के टेस्ट ही दो, जो करंट चल रहा है उसके टेस्ट देने कंपलसरी हैं, क्योंकि ये फिर बैकलॉग में चला जाएगा नहीं तो आपको क्या करना है, करंट के टेस्ट देने हैं कंपलसरी, तो करंट के टेस्ट जरूर दो। उसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी ऐप पर टेस्ट अवेलेबल हैं और हमारे पास हैं भी, तो उनको भी देना है आपने। कैसे देना है, मान लो आपने रिवीजन का कोई चैप्टर किया, उसका एक इंडिविजुअल टेस्ट दे लो। ठीक है, करंट के सारे आपने देने हैं।
ये चीज समझ में आ रही है। अब सवाल आता है यार हम टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट करेंगे? जब तक आपका ये फेज नहीं कंप्लीट होता किसी टेस्ट सीरीज में मत इन्वॉल्व हो, क्योंकि करंट अभी आपका इतना तेज चल रहा है जो टोटल सिलेबस का 30 से 40% भी हो सकता है। 30% तो मिनिमम होगा। अगर आपका वो 30% सिलेबस है तो आप कैसे उसको छोड़कर इधर उधर भाग सकते हो? जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो, करंट के टेस्ट कंप्लीट हो, फिर आप एक टेस्ट सीरीज पर होना चाहिए। और टेस्ट सीरीज जब आप दोगे, ये वो टाइम होना चाहिए जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अलोंग विद बैकलॉग, या अगर बैकलॉग थोड़ा बहुत बचा हुआ है पर करंट कंप्लीट हो चुका है। अब आप आओ टेस्ट सीरीज पर। टेस्ट सीरीज हमेशा कैसी मूव करनी चाहिए? पार्ट टेस्ट के साथ। पार्ट टेस्ट का मतलब यह होता है कि मान लो आपके पास 1 वीक का टाइम है और 4 चैप्टर तैयार करने हैं, तो आप चारों चैप्टर को अच्छे से तैयार करो। उस पार्ट टेस्ट को 2-3 घंटा, 3 घंटा देने के बाद उस टेस्ट को 2 घंटा एनालाइज करो, बाकी का दिन सेल्फ स्टडी करो। क्योंकि जैसे ही ये करंट आपका खत्म होगा उसके बाद आपके पास पूरा पूरा दिन बचा करेगा, 13, 14, 15 घंटे तक पढ़ सकते हो। तो आप 3 घंटे टेस्ट दो, 2 घंटे आप क्या करो बेटा, एनालाइज करो, 2-3 घंटे जो चीजें मिसिंग है उसको याद करो। तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा टेस्ट सीरीज के साथ, जिसमें आप क्या लिखते चलोगे, अपनी मिस्टेक्स, ये कमी है, ये वीक रह गया, उसको लिखकर याद करते हुए चलोगे। वो आपको करना पड़ेगा यहां पे। और फिर वो टेस्ट सीरीज पार्ट टेस्ट की होगी। फिर आप क्या करेंगे, फुल सिलेबस पे एंटर करेंगे। तब तक मत एंटर करो जब तक आप पार्ट टेस्ट की एक पूरी सीरीज पास ऑन ना कर दो। कोई बच्चा अगर डायरेक्टली फुल सिलेबस पे जाएगा तो नुकसान पहुंचेगा। फिर आप लास्ट में जाकर आखिरी के 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन फुल सिलेबस पे जाओ। लेकिन फुल सिलेबस कम से कम जो है वो, कम से कम बता रहा हूं आपको, कम से कम 15 के आसपास, 20 के आसपास फुल सिलेबस लगाने हैं आपने। ये मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं, ठीक है? तो अभी आप कहां हो, यहां हो, या तो पीछे से यहां से कंप्लीट करो अगर आपका ये है, नहीं तो करंट के साथ थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो जितना आप कर सकते हो, ठीक है? पर इस पे पूरा फोकस होना चाहिए आपका। क्लियर है? दूसरी चीज, टेस्ट क्या देने हैं आपने? करंट के दे लो, कुछ टॉपिक के जो चल रहे हैं। पुराने टेस्ट अगर मान लो आप रिवीजन कर रहे हो उसके दे लो, या बैकलॉग कवर कर रहे हो फिर उसका जरूर दो, ठीक है? टेस्ट सीरीज एक पूरी फॉलो करनी है जिसमें पार्ट टेस्ट होगा। पार्ट टेस्ट करने के बाद आपने फुल सिलेबस स्टार्ट करने हैं। बिना पार्ट टेस्ट करे फुल सिलेबस करोगे तो गैप रह जाएगा। और कोई भी टेस्ट में आपको पूरा रिवाइज करना है। पूरा रिवाइज करने का मतलब, अगर आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स हैं वो हैं, डीपीपी सॉल्व करके देख लो, ठीक है? लेक्चर आपने दोबारा नहीं देखने होते अगर आपने अच्छे से समझा हुआ है। तो इस तरीके से आपको पूरा रिवाइज करना है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको जो पिछली स्लाइड में ये बोला आपको कि भाई देख के क्या करना है तुझे बेटा, तुझे टोटली तुझे क्या करना है, अपना ये जो है इसको दिन में डिवाइड कर बेटा। ऐसे तो इसको दिन डिवाइड कर ले। अब क्या कर, मान ले तूने पहले 15 दिन लिख दिए कि भाई 15 दिन मेरा सिलेबस खत्म होगा, तो इस 15 दिन की पहले प्लानिंग कर ले, ठीक है? अपनी 15 दिन की प्लानिंग कर ले, मुझे क्या करना है। तो 15 दिन में मेरा जो सिलेबस चल रहा है मैं वो कर रहा हूं, और साथ में मेरे को बैकलॉग या रिवीजन। तो पहले तू 15 दिन का बेटा अपना स्लॉट बना ले कि मुझे ये काम करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में कर। फिर अब मान ले 15 दिन में तेरा सिलेबस खत्म हो गया, अब बच गए तेरे पास लगभग 75-70 डेज। अब तुझे क्या करना है, अब उन 70 डेज को लिख ले एक एक चैप्टर करके कि भाई मैं इस दिन ये चैप्टर करूंगा, और कोशिश कर कि अपनी टेस्ट सीरीज तो उस चैप्टर के साथ अलाइन कर ले। ये समझ में आ रहा है? उनके साथ अलाइन कर ले। तो उस तरीके से करते हुए आगे चलो, ठीक है? उस तरीके से आगे चल कि मान ले मैंने ये 15 दिन कंप्लीट कर लिए, अब इसके बाद मैं दोबारा से 1 से लिख रहा हूं। अब मैंने क्या करना है, इस वीक में मैंने 6 दिन लिखे हैं, 6 दिन लिखे हैं। अब मेरे को लगा कि भाई पहले टेस्ट में 4 चैप्टर आ रहे हैं, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बॉटनी का, एक जूलॉजी का। मुझे लग रहा है कि मैं ये तो 3 दिन में ही कर दूंगा, ठीक है? पर तेरा जब आगे जाएगा तो कोई ऐसा चैप्टर भी तो होगा जो तेरा वीक होगा। मान ले तूने ऑप्टिक्स नहीं पढ़ी हुई है, तो कोशिश कर कि उस एक दिन को जो अभी स्लो चल रहा है यहां पर उसको कवर कर ले, क्योंकि आगे जाकर फिर तैसे वो होगा नहीं। दूसरी चीज, और उसके अलावा यहां पर कुछ छोटे प्लान, अगर तुम्हें लगता है कि टेस्ट सीरीज का सिलेबस आराम से मैनेज कर रहे हो, तो छोटे प्लान का क्या मतलब होता है, ऐसे स्टार्ट कर लो। जैसे कि मैं क्या करूंगा, डेली सुबह मॉर्निंग में आधा घंटा इनऑर्गेनिक रीड किया करूंगा क्योंकि उसका डाटा आता है, या डेली मॉर्निंग में आधा 1 घंटा मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी रीड किया करूंगा बायो की। तो ऐसे छोटे प्लान आप इनमें डाल सकते हो, ठीक है? लेकिन वो प्लान ऐसे नहीं होने चाहिए कि आज इनऑर्गेनिक रीड करी तो मैं अगले दिन कुछ और करूंगा, पर आपको फिर वो पूरी करो, 7 दिन करो, ताकि वो एक कंप्लीट भी तो बने आपकी।
तो इस तरीके से कर सकते हो। तो जब आपका टेस्ट वाला प्लान स्टार्ट हो जाएगा तो मान लो 4 चैप्टर 6 चैप्टर आ रहे हैं, कोशिश करो उनको जल्दी से खत्म करके आप कुछ और प्लान्स भी डाल सको और उनको रिवाइज करो। और हर एक चैप्टर को कैसे करना है, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स हैं आपके पास, फॉर्मूले हैं, क्वेश्चंस बनाने, इस तरीके से जाना है। तो मैं फिर रिपीट आपको कर देता हूं क्या करना है। हमने 15-20 दिन अपने करंट पे रहना है, फिर हमने क्या करना है, हम इस करंट के साथ इधर भी थोड़ा देख सकते हैं, इधर भी, जैसा आपकी सिचुएशन हो। उसके साथ जब टेस्ट स्टार्ट होंगे तो करंट के टेस्ट तो आप देते रहो। अगर आपने पुराने टेस्ट नहीं दिए हैं तो पुराने टेस्ट को आप यहां दे सकते हो कि जब आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी कोई, तो मान लो आपने लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट आपने पहले दिया नहीं था, तो आपका भाई इसमें आ रहा हो अगर लिविंग वर्ल्ड, तो वो इंडिविजुअल टेस्ट आप यहां दे दो। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो होगा। दूसरा आपने क्या करना है बेटा कि जब आप यहां पर ये करते करते आगे बढ़ोगे तो कोशिश करो कि आप टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग 1.5 महीने में पूरा सारा मतलब खत्म कर जाओ। मान लो 70 डेज हैं तो आपके पास कम से कम भी फुल सिलेबस करने के लिए महीना भर या लगभग 20 दिन ऐसा तो होना ही चाहिए। उससे पहले ही मतलब आप सारा खत्म कर लो। और रिवीजन कम से कम बेटा सारी चीजों की 5, 7, 8 जितनी बार कर सको बार बार रिवाइज करो। बार बार लेक्चर नहीं देखने होते, लेक्चर उन्हीं टॉपिक्स के देखने होंगे जिनमें आपको डाउट होगा, सारे आपने नहीं देखने होते। ये मेरी तरफ से है, आपको क्लियर है, एकदम क्लियर है। सबसे पहले अपनी कॉपी पे क्या करोगे, नंबर ऑफ चैप्टर्स लिखोगे जो आपकी चेकलिस्ट बनाएगा। क्या मेरा कोई चैप्टर वीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे कि मेरा किसी का बैकलॉग है या सारे कंप्लीट हैं। उसके बाद चेक करोगे कि आपका कौन सा चैप्टर, आपका कह रहा हूं वीक, स्ट्रांग और मीडियम है, उसमें ईमानदार रहना तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, रिवीजन के लिए आपको मान लो उन चैप्टर्स के लिए, जैसे मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो उसे वीक में रखो, पढ़ रखा है क्वेश्चन भी बना रखे तो मीडियम में रखो, 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो तो उसे स्ट्रांग में रखो, सही है। और फिर उनको इस वाले पार्ट में आपने डिवाइड कर लेना है, क्लियर है। और यहां पर आपको मैंने क्लियरली बताया बेटा ये वाले में कि आप अपना पहले स्टेटस पहचान लो कहां है, तब आप कर पाओगे, क्लियर है। और जो आपको मैंने बोला कि जब टेस्ट सीरीज के साथ मूव कर रहे होगे तो कम से कम भी मान लो 1 हफ्ते में सिर्फ 4 ही चैप्टर आ रहे हैं, तो कोशिश करो कि अगले वाला भी आप सिलेबस पहले ही करके बैठ जाओ, ठीक है। और आप कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको मुश्किल लगते हैं, उनको बीच में करते हुए चलो और बार बार रिवीजन करो। मान लो आप 2 बार 4 बार रिवीजन करो, जैसे हो क्या आगे जाकर आपको क्या होगा, वीक में मान लो 5 चैप्टर आ रहे हैं, आपने पहले 2 दिन में रिवाइज कर लिया, अगले 4 दिन बचे पूरी ऑर्गेनिक कर ली, फिर से ऐसे कर करके फिर आपके पास टाइम बचा करेगा, फिर आप कर पाओगे, क्लियर है। मान लो अब आपके पास कितने चैप्टर आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, आपने वो 2 दिन में कर लिए जल्दी से, बच गए आपके पास 5 दिन टेस्ट के, आपने पूरी 11th की बायो एक बार करके छोड़ दी। ऐसे कर करके ही बेटा आपका रिवीजन बनेगा। तो ये आपको बेसिकली मैंने रिवीजन के लिए बताया, मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया आपका, ठीक है, लेकिन मेन है कि कैसे करना है, ये मेन बताना है आपको, ठीक है बेटा, सही है। चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे अब बैच में कि क्या पढ़ना है। तो आज का जो गोल है मेरे पास, पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ाऊंगा, मॉडल है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, ठीक है, क्लियर, सही है। तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं पॉपुलेशन ग्रोथ आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है एग्जैक्टली सुनिए ध्यान से, व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। हम बात करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, उस पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे हमने अभी पॉपुलेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब होता यह है कि किसी भी एरिया में पॉपुलेशन क्या होती है, या तो बढ़ रही होती है, या स्टेबल होती है, या घट रही होती है, ठीक है। अब हम आपसे अगर पूछें कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, बताओ मुझे, तो आप कहोगे सर पॉपुलेशन ग्रोथ को फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, पहला फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनना। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को, पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, हम कहेंगे रिसोर्सेस क्या होता है बेटा, खाना और शेल्टर। दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या होता है, समझो इस बात को, पहला फैक्टर होता है हमारे पास खाना मतलब फूड और रिसोर्सेस, दूसरा होता है हमारे पास वेदर मतलब आसपास की कंडीशन, तीसरा होता है प्रीडेटर का प्रेशर, कि प्रीडेटर कितना प्रेशर डालता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है, प्रीडेटर कितना प्रेशर डालता है, ये हमारे पास होता है, क्लियर है। 1 सेकंड दो बेटा बस। हां, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि कौन कौन से फैक्टर पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, पहला मैं लिख सकता हूं, देख लो ये एनसीईआरटी ने लिखा है, रिसोर्सेस। तो जब मैं रिसोर्सेस की बात करता हूं
तो यहां पर मैं लिखता हूं फूड और प्लस में लिखता हूं शेल्टर। सही है। दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरी चीज हमारे पास है प्रिडेशन प्रेशर। प्रिडेशन प्रेशर का मतलब कौन उसे खा रहा है, ठीक है। तीसरी चीज हमारे पास होती है वेदर। वेदर का मतलब होता है कंडीशन। वेदर का मतलब होता है टेम्परेचर हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज, इसको हम वेदर बोलते हैं। क्लियर है। तो ये हमारे पास वो फैक्टर्स आ गए जो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। क्लियर। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि टू डिस्क्राइब एनी पॉपुलेशन वी नीड some parameters which tell कि पॉपुलेशन बढ़ रही है कि घट रही है, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब किसी भी पॉपुलेशन को बढ़ाने और घटाने के लिए क्या जरूरी होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। सही है। किसी भी पॉपुलेशन को बढ़ाने और घटाने के लिए क्या हमारे पास जरूरी होता है, हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूं जिनके थ्रू आप पॉपुलेशन ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो होता है, देखो मेरी बात समझना ध्यान से, मान लो आपके पास कोई पॉपुलेशन है, वो बढ़ेगी कैसे, बर्थ से ही तो बढ़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेटेलिटी। तो नेटेलिटी क्या होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल बाई बर्थ। इंडिविजुअल बाई बर्थ, बर्थ के द्वारा हमारे पास नंबर इंक्रीज होना, किसमें, इन अ पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में गिवन टाइम में। मान लो मैं टाइम दे दूं 1 साल का, इन अ पॉपुलेशन इन गिवन टाइम, 1 साल का नाम टाइम दे दूं तो उसमें कितना हमारे पास क्या हुआ है, गिवन टाइम में हमारे पास बर्थ हुई है, उसे हम नेटेलिटी कहते हैं। तो नेटेलिटी को आप बर्थ भी लिख सकते हो, बर्थ। सही है। दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा हमारे पास क्या होता है जिससे पॉपुलेशन बढ़ सकती है, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है, मान लो यहां ह्यूमन रह रहे हैं, मान लो इंडिया की पॉपुलेशन है, दूसरी कंट्री से मान लो कोई लोग आ गए, ह्यूमन ही है, तो सेम स्पीशीज के मेंबर अगर बाहर से उस गिवन हैबिटाट में आ जाते हैं, उसे हम इमिग्रेशन कहते हैं। तो हम लिखेंगे एंट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म of same species from outside in given habitat। तो किसी गिवन हैबिटाट में अगर वो बाहर से अंदर आ जाते हैं तो उसे हम इमिग्रेशन कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं। आप समझो ध्यान से, उसे हम इमिग्रेशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इमिग्रेशन और ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी क्या हो गया, डिक्रीज इन नंबर बाय डेथ। डिक्रीज इन नंबर बाय डेथ, अगर डेथ के थ्रू होती है तो उसे मोर्टेलिटी कहते हैं। इन अ पॉपुलेशन, किसी भी जनसंख्या में, इन गिवन टाइम, हमें टाइम भी लेना पड़ेगा। क्लियर है, सही है। अब हम बात कर रहे हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है, अगर कोई चीज बाहर मूव कर जाती है। क्लियर है। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल बाय बर्थ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल बाय बर्थ इन अ पॉपुलेशन इन गिवन टाइम, ठीक है। डिक्रीज इन नंबर बाय डेथ इन पॉपुलेशन इन गिवन टाइम, इसको हमने क्या बोल दिया, मोर्टेलिटी बोल दिया। इसको हमने क्या बोल दिया, मोर्टेलिटी बोल दिया। क्या ये क्लियर है, बताओ, सोचो। और इमिग्रेशन क्या होता है, अगर कोई बाहर चला जाता है तो सेम स्पीशीज के मेंबर अगर मूव आउट हो जाए, सिंपल है बेटा, ये बहुत मुश्किल तो नहीं है। क्लियर है, मूव आउट हो जाए। और अब जरा ये देखो, आप अगर ये डायग्राम बनाते हो जिसमें आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखना बेटा, आप ध्यान से देखना। मान लो मैंने यहां पर बर्थ नेटेलिटी लिख दिया, जिसे आप बी से लिखते हो। नेटेलिटी क्या है बेटा, आप बी से लिखते हो, कैपिटल बी से, ठीक है। कैपिटल बी से लिखते हो नेटेलिटी को, सही है। आप क्या करते हो, इमिग्रेशन को आई से लिखते हो।
इमिग्रेशन और नेटेलिटी जो होती है वो क्या करती है, प्लस पॉपुलेशन में बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं मोर्टेलिटी, तो मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ हो गई, तो ये माइनस लिखोगे इस पर। और ऐसे ही अगर कोई बाहर चला जाएगा तो इसे इमिग्रेशन कह देंगे, बाहर चला गया तो एरो बाहर की तरफ, ये माइनस हो गया। अब आपसे कोई कहे कि मान लो, ध्यान सुनेंगे बेटा, मान लो आपसे कोई कहे कि इनिशियल डेंसिटी, ध्यान से देखेंगे बेटा, इसके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपसे कोई कहे कि मान लो इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी एनटी, एन नॉट है, एन नॉट का मतलब हुआ पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी इन इनिशियल टाइम, इनिशियल मतलब टाइम 0 ले लिया, ठीक है। अब यहां पर आ गया एनटी, तो ये क्या हो गया बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी चलो इसको एनटी लिख देते हैं, ये t+1 लिख देंगे। देखो इसको मान लो मैं एन टी लिख दूं, तो इसको मैं लिख दूंगा NT+1, है ना, इन टाइम t+1, ठीक है। तो वो कैसे लिखोगे इक्वेशन, देखो, तो NT+1 इज इक्वल टू NT या N0 कर लेते, कुछ भी कर सकते हैं, प्लस, ठीक है। इसको चाहो तो ऐसे कर लो बेटा, ये भी ठीक है, गलत नहीं है ये। देखो आप इसमें क्या कर दो, N0 कर दो, और इसमें क्या कर दो, T कर दो, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, मान लो NT इज इक्वल टू N0, है ना, 0 और टाइम T, तो N0 प्लस बर्थ मतलब आपकी नेटेलिटी, इमिग्रेशन, माइनस करो डेथ प्लस इमिग्रेशन, ये लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, सोचो दिमाग से। एनटी मतलब है टाइम टी के बाद क्या पॉपुलेशन डेंसिटी आती है, एन नॉट हो गया इनिशियल, शुरुआती, मान लो शुरुआत में 10 लोग पर सेंटीमीटर स्क्वायर थे, ऐसे करके था, या पर किलोमीटर थे, मान लो 20 लोग। अब कितना बर्थ से बढ़ा और इमिग्रेशन से, ये रेट है एक्चुअल में, मैं आपको फिर बोल देता हूं, जो आपकी नेटेलिटी और बर्थ रेट मोर और लेस सेम होता है, क्लियर है, मोर और लेस सेम होता है, ठीक है। तो यहां हमने क्या लिख दिया, नेटेलिटी प्लस आई और मोर्टेलिटी प्लस ई, ऐसे करके लिख दिया, तो ये इक्वेशन हो गई। अच्छा एग्जाम में क्या कर सकता है, इसको ऐसे भी दे सकता है, मान लो एग्जाम में वो दिमाग लगाए और आपको कहे कि काम करो, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो हम ऐसे लिख रहे हैं, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट, ध्यान से देखना बेटा, एन नॉट में क्या कर दे, वो प्लस करके ऐसे कर दे, बी माइनस डी, माई बर्थ माइनस डेथ, प्लस वो क्या कर दे, आई माइनस ई कर दे, ऐसे भी कर सकता है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से भी लिख सकता है, आप ध्यान रखना, क्लियर, इस तरीके से भी लिख सकता है, क्योंकि हम क्या करेंगे, बर्थ और डेथ रेट के डिफरेंस को हम आर लिखते हैं, आर मतलब रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज लिखते हैं। मेरी बात समझो ध्यान से, बर्थ और इंक्रीज अलग अलग बात होती है। बर्थ क्या होता है कि जन्म होना, इंक्रीज क्या होता है, उसके रीजन दो हो सकते हैं, इमिग्रेशन भी हो सकता है, बर्थ भी हो सकता है। इसलिए जब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि इंक्रीज होना किसके थ्रू, बाय बर्थ के थ्रू, समझ रहे हो। और यहां पर जो इंक्रीज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, इमिग्रेशन में, वो हो रहा है बाहर से अंदर आने के थ्रू, क्लियर है। अब जरा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जरा इस चीज को ऑब्जर्व करना मेरे कहने से। मान लो कोई स्टेबल सिटी है, जैसे मान लेते हैं ग्वालियर हो गई, कोई स्टेबल सिटी है, वहां पर जो ग्रोथ होती है ना पॉपुलेशन की, वो बर्थ और डेथ के डिफरेंस से होती है, क्लियर है। ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं या बहुत सारे चले जाते हैं, एक स्टेबल सिटी में तो यही होता है, क्लियर है, स्टेबल सिटी में तो यही होता है। लेकिन मान लो दिल्ली था, दिल्ली के आसपास नोएडा बसा, ठीक है, गुड़गांव बना, गाजियाबाद बना, वहां पॉपुलेशन अचानक से बढ़ी, क्या उतनी तेजी से बर्थ हुई थी, नहीं, इमिग्रेशन हुई थी। एक और एग्जांपल सुनो, मान लो किसी गांव में एक बीमारी फैल जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, गांव के लोग मर रहे होते हैं। तो मान लो अगर 10 लोग मरेंगे और वो सिर्फ उस गांव में है, तो क्या बाकी के लोग मरने के लिए रुकेंगे, नहीं, गांव की पॉपुलेशन अचानक से घटने लगेगी, क्योंकि लोग वहां से मूव कर जाएंगे। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि किसी स्टेबल पॉपुलेशन में, जिसे हम नॉर्मल पॉपुलेशन कहते हैं, स्टेबल पॉपुलेशन में, तो स्टेबल पॉपुलेशन में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंस ऑफ बर्थ एंड डेथ,
बर्थ और डेथ का जो डिफरेंस है, यही मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। आपको समझ में आ रहा है? मेनली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ग्रोथ के लिए। समझ लो इस बात को, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं न्यूली कॉलोनाइज एरिया का क्या मतलब हुआ? ऐसा एरिया जहां पर अभी नई नई जनसंख्या बनी है। तो मेन ग्रोथ कैसे होगी? मेन ग्रोथ अकर बाई बर्थ तो होगी इमिग्रेशन। आप सोचो इस बात को, मेरी बात ध्यान से सोचना। मान लो आज नोएडा की जो पॉपुलेशन है, गुड़गांव की जो पॉपुलेशन है, जो दिल्ली के आसपास की सिटीज है, वो कैसे हुई कि दिल्ली के लोग या और भी जगह के लोग वहां जैसे ही इंडस्ट्रीज शिफ्ट हुई या चीजें शिफ्ट हुई हैं तो वहां बढ़ गई। तो वो इमिग्रेशन कहलाता है, आई वाला। ठीक है, क्लियर? आई वाला इमिग्रेशन मतलब कहलाता है। तो मैं आपको यही समझा रहा हूं कि किसी स्टेबल सिटीज की पॉपुलेशन नॉर्मली बर्थ और डेथ के डिफरेंस से जाती है। लेकिन आजकल क्या होता है, क्योंकि गांव और सिटीज में मान लो डेवलपमेंट में डिफरेंस है तो लोग माइग्रेट करते हैं, वो एक रीजन होता है। पर मैं आपको अगर मान लो एक स्टेबल गांव की पॉपुलेशन ले लो, ठीक है, वहां पर क्या होगा? बर्थ और डेथ से ही होगा। ऐसा तो नहीं कि वहां पर कोई बाहर से आके रहने लगेंगे लोग, सही है। लेकिन जो मान लो मैं नोएडा या कोई सिटीज जो बनी होंगी अचानक से, इतनी हाई पॉपुलेशन क्या है, लोग बाहर से आए हैं ना, तो इमिग्रेशन एक मेजर रीजन हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी पॉपुलेशन इंपैक्ट होती है। अब यहां से मुझे आपको क्या बताना है? ग्रोथ मॉडल बताने हैं। क्या बताना है आपको? ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल क्या होता है, ध्यान देने से। ग्रोथ मॉडल क्या होता है मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। मेरी बात आप ध्यान से सुनना बेटा। इस चैप्टर के आपको शॉर्ट नोट 100% में देने वाला हूं अभी, ठीक है। आपको मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मिल जाएंगे इसके शॉर्ट नोट, ठीक है। आप वहां से इसको कंप्लीट करेंगे। सेम इकोसिस्टम के, बायोडाइवर्सिटी के, पूरी इकोलॉजी के आपको देने हैं, ठीक है। क्लियर है? अब यहां जरा यहां फोकस करो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, देखो एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। देखो एनसीईआरटी कहती है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन किसी भी स्पीशीज का स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। स्टैटिक पैरामीटर नहीं है मतलब ऐसा नहीं होता रुकी हुई रहती है, बदलती रहती है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर। कौन से फैक्टर है, मैंने कौन से बताए थे? फूड अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज हो गया, प्रिडेशन, प्रेशर और एडवर्स वेदर, यही 3 लिखवाए हमने, ठीक है। इनफैक्ट चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी हमें आइडिया देता है कि पॉपुलेशन फ्लरिश हो रही है, फ्लरिशिंग है या डिक्लाइनिंग है, बढ़ रही है या घट रही है। उसका रीजन चाहे कुछ भी हो, हम रीजन नहीं स्टडी करते। हम इकोलॉजी में तो हम क्या पढ़ेंगे, वो बढ़ रही है पॉपुलेशन लेवल पे या घट रही है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है? देखो हम लिखते फ्लक्चुएट, हम लिखते 4 बेसिक प्रोसेस हैं जो किसी पॉपुलेशन को इंपैक्ट करते हैं, घटाते हैं, बढ़ाते हैं। देख लो आप खुद से। हमारे पास इमिग्रेशन प्लस दे रहा है, ठीक है, नेटेलिटी प्लस दे रहा है, मोर्टेलिटी देखो डी से दिखा रहा है, डेथ रेट की तरीके से डी से, और इमिग्रेशन माइनस दे रहा है, ये माइनस दे रहा है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। और ये देखो ये नंबर ऑफ बर्थ्स हैं, ठीक है, ड्यूरिंग गिवन पीरियड, टाइम से लिखा हुआ है, एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी में कितने ऐड हुए, ठीक है। मोर्टेलिटी क्या है? नंबर ऑफ डेथ्स हैं इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग गिवन पीरियड, ठीक है। इमिग्रेशन बाहर से आते हैं, किसके? सेम स्पीशीज के मेंबर, ठीक है, एल्सवेयर। इमिग्रेशन क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन वो लेफ्ट द हैबिटाट एंड गोन एल्सवेयर। क्लियर हो गई बात? जो कहीं और चले गए हैं उसको हमने ये बोल दिया। क्लियर? ध्यान से देखो, आगे चलो। इफ एन इज, मान लो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, मान लो ये एन टी लिख देते, मैंने एन नॉट लिखा है, एन टी भी लिख सकते हो। तो एन टी प्लस बी प्लस आई है माइनस डी प्लस ई है, यही आपका एन टी प्लस 1 है। इसको चाहे आप ऐसे लिख लो या यहां एन टी लिखकर यहां एल नॉट लिख लेते। यू कैन सी फ्रॉम द इक्वेशन दैट पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ बर्थ, अगर ये वैल्यू मान लो 20 है और ये वैल्यू मान लो 15 आ रही है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्लियर है कि नहीं बताओ? यहां तक समझ में आ रहा है? अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों पैरामीटर बर्थ और डेथ ही मेन होते हैं। क्लियर है? मान लो अगर मैं नॉर्मल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं लिखूंगा एन टी प्लस बर्थ माइनस डेथ, ठीक है, प्लस मैं लिखूंगा आई माइनस ई। अब ध्यान से सुनना, ये मान लो डिफरेंस आ रहा है 1000 का,
ये डिफरेंस आ रहा है 0.1 का, तो ये इतना इंपैक्ट नहीं डालेगा इस टोटल वैल्यू पे। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि ये नेग्लिजिबल होता है स्टेबल पॉपुलेशन के लिए। ये लिख रहे हैं हम लोग, सही है। उसके बाद क्या कह रहे हैं बेटा, नेक्स्ट सुनो ध्यान से। हम ये कह रहे हैं इफ अ न्यू हैबिटाट इज जस्ट बिगन, ये देख रहे हो, मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने पास से पढ़ा रहा हूं। अगर नया हैबिटाट कॉलोनाइज होता है तो हमारे पास क्या होता है बेटा, बर्थ और डेथ का एक डिफरेंस बनता है। मतलब सॉरी, क्या होगा, आई और ई का डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला, ये चीज कह रहा है। अब आ रही है समझ में? ठीक है। अब यहां से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन के ग्रोथ मॉडल। यहां से जो हम चीजें डिस्कस करेंगे, पॉपुलेशन का ग्रोथ मॉडल डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पॉपुलेशन का ग्रोथ मॉडल? बहुत ध्यान से फोकस करके आप सारी बात सुनेंगे। ध्यान से सुनो बेटा। देखो होता क्या है, इसको एकदम फोकस करके सुनोगे तो सारा समझ आएगा। हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन के ग्रोथ मॉडल की, ठीक है। पॉपुलेशन के ग्रोथ मॉडल की हम लोग बात कर रहे हैं, क्लियर है? पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल? हम जब भी किसी पॉपुलेशन को एनालाइज करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो मुझे एक पैटर्न दिखता है। समझो इस बात को। पैटर्न मतलब या तो वो बढ़ रही होती है, घट रही होती है, कोई ना कोई मुझे पैटर्न दिखता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि हमें क्या लिखता है, इन अ पॉपुलेशंस, जो भी आप पॉपुलेशंस क्या करते हो उनको व्हेन वी एनालाइज, तो ऐसा नहीं है कि ग्रोथ इज रैंडम। हम अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहा है, वो बात कर रहे हैं। ग्रोथ रैंडम नहीं होती। मेरे पास क्या होगा, सम पैटर्न विजिबल होगा। मेरे पास क्या होगा बेटा, सम पैटर्न विजिबल होता है, कोई ना कोई पैटर्न विजिबल होता है। तो मेनली मुझे दो पैटर्न दिखते हैं बेटा। मेनली मुझे क्या दिखते हैं, दो पैटर्न दिखते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक पैटर्न मुझे दिखता है जिसे मैं कहता हूं ज्योमेट्रिक ग्रोथ, या उसके लिए एक और वर्ड लिखता हूं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मॉडल कहने का मतलब यहां पर यह है कि कहीं ना कहीं मैं एग्जांपल के थ्रू इसे बताऊंगा। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मॉडल। फिर दूसरा मुझे क्या दिखता है, एक लॉजिस्टिक ग्रोथ का मॉडल दिखता है। यहां से 2-3 साल लगातार क्वेश्चन आया था लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल से। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। और नॉर्मली वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये हमारा क्या रहता है, अपना एक एनालिसिस है जिसके थ्रू हम बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ज्योमेट्रिक ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? आ जाओ ध्यान से। सबसे पहले हमने लिख दिया ज्योमेट्रिक ग्रोथ, या हम लिख रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये लिख रहे हैं। ज्योमेट्रिक ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करके हमने लिख दिया, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं। अब सुनना ध्यान से। मेरे पास एनसीईआरटी कहती है कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड मिल जाएं किसी को, तो हर ऑर्गेनिज्म पे ऐसी अपनी एबिलिटी होती है कि वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे ग्रोथ कर सकता है। इनेट का मतलब होता है, इनेट मतलब कि अथाह, बहुत ज्यादा अपनी पोटेंशियल से वो ग्रो कर सकता है। अगर हम यहां पर कंडीशन ही लिखते हैं कि इफ अनलिमिटेड रिसोर्सेज, जब भी मैं रिसोर्सेज लिखूंगा तो दिमाग में रखना अनलिमिटेड रिसोर्सेज, इसका मतलब होता है दो चीजें, फूड प्लस शेल्टर प्रोवाइड किए जाएं, प्रोवाइडेड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन अचीव इनेट पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल? इनेट का मतलब मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकता है।
मैक्सिमम रेट से ग्रो कर सकता है। अगर आप रिसोर्सेज दोगे तो बहुत तेजी से बढ़ता जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ जाएगा। इसे हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम कैसे लिखते हैं समझना ध्यान से। मेरे पास मान लो n जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी है, n जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, क्लियर है। अब मान लो मैंने यहां पर बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, क्या लिखा है बेटा, ये बर्थ रेट किस स्पीड से बर्थ रेट है, और यह क्या लिखा है यहां पर डेथ रेट है। इसको हम नाम लिख रहे हैं रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। वाई इट इज, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बर्थ इज नॉट इंक्रीज, इंक्रीज डेथ माइनस करने के बाद होगा। ठीक है, बर्थ एक रीजन हो सकता है। तो रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, नेचुरल इंक्रीज का मतलब होता है ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे, डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म, डिपेंड ऑन ऑर्गेनिज्म, समझ लो इस बात को। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। तो एनसीईआरटी कहती है कि किस स्पीड से किस रेट से हमारे पास एक्सपोनेंशियल में ग्रोथ होती है। तो अगर मैं उसको कैसे लिखूंगा ध्यान से सुनने बेटा, इसके लिए लिखता है कि रेट ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, उसके लिए एनसीईआरटी एक इक्वेशन देती है आपको, जो आप इजीली समझ सकते हो कि अगर मेरे पास कैपिटल एन एक पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसको डी बाई डी टी से, तो इसका मतलब एक तरीके से मैं क्या निकाल रहा हूं, स्पीड निकाल रहा हूं, रेट निकाल रहा हूं। तो लिखता हूं वो किस पे डिपेंड करेगा, आर पे, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एन से। मान लो एन 20 है, आर 0.2 है, तो उस स्पीड से बढ़ेगा। ये जो वैल्यू दे रखी है ये इंक्रीज दे रखी है, ये इंक्रीज होने की स्पीड है बेटा, ये स्पीड ऑफ इंक्रीज है कि किस स्पीड से पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। एक्सपोनेंशियल हम लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट बोल सकते हैं इसको, है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट का मॉडल बोल सकते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, टाइम डिवाइड कर रहे हो यहां पर। तो आप क्या लिखोगे, आर इंटू एन लिखोगे, आर इंटू क्या लिखोगे, एन लिखोगे। क्या ये समझ में आ रहा है। तो डीएन अपॉन डी टी, आर एन क्या बता रहा है कि किस स्पीड से हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियल में बढ़ेगी, जिसमें सिंपल क्या करना है, मेरी बात सुनो, इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं आएगा भाई, कितनी स्पीड से वो बर्थ और डेथ के डिफरेंस को दिखाता है, पॉपुलेशन से सीधा मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि सारे इंडिविजुअल को पूरा मौका दे रहे हैं, क्योंकि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है। ये चीज समझ में आ रहा है, कोई और पैरामीटर है ही नहीं, बर्थ और डेथ ही इंपॉर्टेंट है, उसको सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी से। क्लियर है। एनसीईआरटी ने ये लिखा है डीएन अपॉन डीटी आर एन, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हमारे पास क्या है, मतलब ये चीज है, ये आपको एक वो देगा, क्या देगा आपको, एक प्रॉपर आपको ये बताएगा कि किस तरीके से ग्रोथ होती है। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद टाइम शो कोई स्पेसिफिक प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। क्लियर, ऐसा कोई पैटर्न हमें दिखता है, आप खुद से सोचो। ठीक है, क्लियर है, ऐसा हमें कोई पैटर्न दिखता है, बिल्कुल दिखता है। तो एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। क्लियर है, एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। मेरी बात सुने ध्यान से, अगर मैं आपसे लिखता हूं फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्या कंडीशन चाहिए, रिसोर्सेज लिमिटेड होना चाहिए। रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। इसका मतलब फूड प्लस शेल्टर, लिमिटेड की अनलिमिटेड, रिसोर्सेज अनलिमिटेड होना चाहिए, फूड प्लस शेल्टर खूब होना चाहिए हमारे पास। यहां तक समझ में आ रही है पहली बात। हां, इसका मतलब क्या है, हमारे पास कंपटीशन क्या है, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कंपटीशन एब्सेंट होगा। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म कैन अचीव मैक्सिमम
ऑर्गेनिज्म कैन अचीव मैक्सिमम पोटेंशियल। ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है? मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकता है। समझो इस बात को, समझो इस चीज को। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं बेटा? हम यहां पर क्या बोल रहे हैं कि फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंडीशंस क्या होने चाहिए? रिसोर्सेज अनलिमिटेड होने चाहिए। हमारे पास फूड प्लस शेल्टर खूब होना चाहिए। कंपटीशन, अगर खाना और शेल्टर होगा तो कंपटीशन भी नहीं होगा। उससे क्या होगा? हर ऑर्गेनिज्म अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकता है। एनसीईआरटी लिखती है इवन एनिमल लाइक एलिफेंट, एनिमल लाइक एलिफेंट कैन अचीव स्लो ब्रीडर होता है बेटा, वेरी हाई नंबर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि एलिफेंट जो होगा वो आपका 90 इयर्स की एज होती है, उसमें 6 बार रिप्रोड्यूस करता है सिर्फ। उसका नंबर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आप रिसोर्सेज अनलिमिटेड दे दोगे। समझो इस बात को, ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप रिसोर्सेज अनलिमिटेड दे दोगे वो भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। एनसीईआरटी ने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, एग्जांपल दिए हैं कुछ वैल्यूज के। एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ द आर क्या है? बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल मतलब बढ़ने की कैपेसिटी, या जिसको आप रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज भी कहते हैं। ये रेट है बेटा, देख लो ध्यान से, क्योंकि इसमें बर्थ और डेथ रेट माइनस है, नेचुरल इंक्रीज। तो एनसीईआरटी ने कुछ नाम कुछ दिए हैं, जैसे आर बोला है, मान लो कह रहा है कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी 1980 में इंडिया की 0.0205 थी 1981 में, ऐसे बोल रहा है। कह रहा है कि हमारे पास फ्लोर बीटल है 0.15 मेरे पास, ये नॉर्वे रेट है, चेक कर लेना, ये तो डाटा है बेटा, डाटा तो नहीं पूछता है। फ्लोर बीटल क्या होती है? आटे के अंदर जो घुन लग जाता है ना, घुन, उसे कहते हैं फ्लोर बीटल। उसका नंबर भी दे रखा है 0.0108 या ऐसे कुछ दे रखा है, वो आपको याद करना है। तो मैं सिर्फ आपको क्या समझा रहा हूं, मेरी बात समझो ध्यान से। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड मिले, किसी तरह का कोई कंपटीशन ना हो, तो इवन बहुत स्लो ब्रीडर भी अपना नंबर कम टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ा लेगा। अब यह कह रहा है कि इसकी बात तो डार्विन ने भी करी थी। डार्विन की क्या थ्योरी है, थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं, आप समझना। देखो, डार्विन ये कहते थे, डार्विन ने बोला था कि हर ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर सकता है। ऐसा डार्विन ने कहा कि एवरी ऑर्गेनिज्म कैन हैव एबिलिटी टू मल्टीप्लाई, मतलब बहुत तेजी से। उन्होंने एक ऐसे भी पढ़ा था एक साइंटिस्ट का, 3 साइंटिस्ट के नाम आपने करने होते हैं डार्विन के आसपास, एक वेलस पढ़ना होता है, एक मैल्थस पढ़ना होता है, एक डार्विन के बारे में पढ़ना होता है। तो जो डार्विन की थ्योरी है ना, वो नेचुरल सिलेक्शन की बात करती है, क्योंकि डार्विन की थ्योरी जो है वो कंपटीशन की बात करती है। क्या लिखा हमने? कंपटीशन की बात करती है। वो ये कहती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा एबिलिटी होती है अपना नंबर बढ़ाने की, पर हमारे पास क्या होते हैं? रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अब उन ऑर्गेनिज्म में से जिसके पास कैपेसिटी है इन रिसोर्सेज को यूज करने की, वो अपने आप को बचा लेंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? 2000 मान लो बर्ड्स हैं और रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, उनमें से जिस बर्ड के पास ऐसी कैपेसिटी होगी, जैसे मान लो उन बर्ड्स में से कुछ 500 बर्ड्स ऐसी हैं जिनकी चोंच लंबी है, जिसकी वजह से वो खाना आसानी से निकाल के खा पा रहे हैं, नेक्टर वगैरह। अब डार्विन की थ्योरी कैसे लगेगी? डार्विन की थ्योरी कहेगी कि भाई जो नेक्टर खा पा रहा है वो सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि वो रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन कर रहा है। तो पहला क्या है बेटा? पहला चीज क्या है? ऑर्गेनिज्म कैन मल्टीप्लाई इनडेफिनेटली, ये वाली बात हो गई। दूसरा, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तीसरा, कंपटीशन होगा। चौथा, जो इन रिसोर्सेज को बेटर यूज कर पाएगा वो सरवाइव करेगा और नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? कंपटीशन होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा। वो किसका होगा सिलेक्शन? जो इस चीज को, इस नेचुरल सिलेक्शन की बात को हर कंट्री की सरकार भी मानती है। एनसीईआरटी लिखती है हर कंट्री की सरकार, गवर्नमेंट भी इस बात को मानती है। इसीलिए वो कहती है कि अपनी पॉपुलेशन को कम रखना है हमें। आप खुद सोचो जरा, अगर जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी और उसमें अगर रिसोर्सेज का कंपटीशन, फियर्स कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे बताओ कैसे लोग लड़ के मर जाएंगे कि नहीं रिसोर्सेज के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट इस बात को समझकर
मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ के मॉडल को समझकर कि हमें क्या करना है, इतना हाई नहीं रखना। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई कोई भी अपना B-D R यूज नहीं करेगा, बच्चे कम रखो, क्योंकि अगर कंपटीशन हो गया रिसोर्सेज का तो कौन रिसोर्सेज को ज्यादा बेटर यूज कर सकता है? जो पावरफुल आदमी है वो सब गरीबों को मार देंगे या बड़े लोग बच्चों को मार देंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ऐसी हमारी ह्यूमैनिटी खराब हो जाएगी। तो यही चीज कहती है, यही चीज सेम चीज ऑब्जर्व करती है, सेम थिंग ऑब्जर्व बाय गवर्नमेंट, सेम चीज को गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने क्या किया, ट्राई टू कीप वैल्यू ऑफ आर लो। अब वैल्यू ऑफ आर किस बात पे डिपेंड करती है बताओ भाई? आर किस पे डिपेंड करता है? B-D पे। तो बम मार दे, डी बढ़ा दे? नहीं कर सकते। बर्थ घटा दो ना भाई। आपसे अगर पूछा जाए पॉपुलेशन घटाने का क्या तरीका है, B-D आर की वैल्यू घटानी है, बी बर्थ रेट घटाओगे तो चल सकता है। ऐसा थोड़ी है मैं डेथ रेट बढ़ा दूं। डेथ रेट का मतलब क्या हुआ? मैं बम मार दूं, जो पूरी पॉपुलेशन एक बम मारते हैं जाके उड़ाते हैं सबको, वो तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ट्राई टू कीप वैल्यू ऑफ आर बाय डिक्रीजिंग बर्थ रेट। और बर्थ रेट डिक्रीज करने के लिए क्या कर रहा? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सभी कंट्रीज ने कोशिश की है लगाने के लिए, क्योंकि पता है हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। और जिस कंट्री की, ध्यान से सुने बेटा, प्लानिंग प्रोग्राम जिस कंट्री में ये प्रोग्राम अच्छे से लगे और ये कंट्रोल कर पाए वो हेल्दियर है। क्योंकि ऐसा नहीं, मतलब वो अच्छे से रह रहे हैं। क्योंकि आप एक चीज समझो, इंडिया डेवलपिंग से डेवलप रिसोर्सेज बढ़ाकर नहीं बनेगी जब तक वो पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल नहीं लाएंगे, नहीं पॉसिबल है। क्योंकि रिसोर्सेज ऐसा नहीं है, हम बढ़ा तो रहे हैं ना, हम प्रोडक्शन, गेहूं की प्रोडक्शन हर साल बढ़ाते हैं, हम कहीं ना कहीं बेटर मशीनरी चीजों से लोगों के लिए रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं, पर जनसंख्या उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो फिर कैसे होगा आप बताओ जरा? सोच पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये बातें तो ये आपको सोचना पड़ेगा ध्यान से कि भाई गवर्नमेंट भी इस बात को समझती है कि ये पॉसिबल नहीं है ये, क्योंकि रिसोर्सेज कैन नॉट बी अनलिमिटेड। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हमारे पास हो जाए। ये चीज समझ में आ रही है बेटा? ये चीज समझ में आ रही है? तो हम इस चीज को कह सकते हैं। तो देखो हमारे पास क्या होगा, देखो ध्यान से, हमारे पास क्या होगा, देखो आपके पास दो इक्वेशन है, ध्यान दे बेटा, दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन है dN/dt Rn। ये वाली इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन रेट दिखाती है। ये इक्वेशन क्या देती है कि किस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट होता है, किस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट होती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रेट को पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक इक्वेशन एनसीईआरटी ने ये दी है, NT इज इक्वल टू N0 e⁻RT। अब ये जो है ये फाइनल पॉपुलेशन बताती है, देख लो, ये रेट बताती है, ये फाइनल पॉपुलेशन बताती है। आप सोचो खुद से, ये फाइनल पॉपुलेशन बताएगी। तो फाइनल पॉपुलेशन कैसे आएगी? इनिशियल, है ना, इनिशियल। और फिर उसके बाद ये जो ई था, ये इस साल आया था बेटा, बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम, बेस ऑफ नेचुरल लोगैरिथम। मेरी बात समझना ध्यान से। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो आपके पास, ध्यान से सुने बेटा, आपके पास मान लो पॉपुलेशन 1000 है और हमारे पास बढ़ने की रेट 5% है मान लो, तो 1000 पे 5% बढ़ाऊंगा तो 50 लोग बढ़ गए, समझो ध्यान से। तो मेरे पास 50 लोग बढ़ गए। अब ये 50 किस में ऐड हो जाएंगे? 1000 में ऐड हो जाएंगे। अब 1050 का फिर 5% बढ़ेगा। तो ये चीज ये दे रखी है, लेकिन मुझे ये जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है? ये वो वैल्यू है 1050। वो कैसे आएगा? 1000 के ऊपर e⁻RT लगाकर इस तरीके से आएगा। तो ये मुझे पॉपुलेशन दे रहा है, ये वाली इक्वेशन पॉपुलेशन दे रही है, और ये वाली इक्वेशन रेट बता रही है कि किस रेट से बढ़ेंगे। ये चीज समझ में आ रही है? जिसमें ये वैल्यू मैटर करेगी, n बढ़ गया फिर और तेजी से बढ़ेगा। ये क्लियर है कि नहीं बताओ बेटा? ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या क्या दे रखा है आपके पास। अब आपके पास क्या है, एनसीईआरटी ने इसका एक ग्राफ दिया है, मैं ग्राफ भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये ग्राफ एनसीईआरटी देती है, ठीक है, इसमें ये दोनों ड्रॉ करती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें,
ये जो ग्राफ है इसमें इस एक्सिस पर टाइम है जिसको मैं टी से लिख रहा हूं एक्स एक्सिस पर, और यहां पर एन है जिसको मैं पॉपुलेशन डेंसिटी लिखता हूं, पॉपुलेशन डेंसिटी लिखता हूं। अब जो पहला मैंने एक्सपोनेंशियल का ग्राफ लिखा वो इस तरीके का है, ऐसा है, जिसको मैं क्या लिख रहा हूं, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। ये ग्राफ है इसका, क्लियर है, जिसको मैं कौन सी ग्रोथ कह रहा हूं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट कह रहा हूं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट कह रहा हूं। ऐसे बढ़ रही है, आपको समझ में आ रही है, एक्सपोनेंशियल जा रही है। और ये जो कर्व आ रहा है ये जे शेप आ रहा है, जे शेप मतलब इस तरीके का कर्व आएगा, क्लियर है कि नहीं। पर ऐसा कर्व पॉसिबल नहीं होता। आपकी एनसीईआरटी ने एक स्टोरी दी है, एनिकडॉट कहते हैं उसे। एनसीईआरटी ऐसे बोल रही है कि एक किंग और उसका मिनिस्टर आपस में एक चेस खेल रहे थे। चेस की शर्त यह थी कि मिनिस्टर ने बोला था अगर मैं जीता तो चेस में टोटल 64 बॉक्सेस होते हैं, तो आप एक बॉक्स पर एक दाना रखना गेहूं का, दूसरे पर 2, तीसरे पे 4, फोर्थ पे 8, ऐसे करके रखना। किंग को लगा यार क्या इससे इसके हाथ आएगा, लेकिन पूरे 64 बॉक्स भर नहीं पाए। क्यों नहीं भर पाए? क्योंकि 64 बॉक्स से पहले ही उसके किंगडम के सारे ग्रेन्स खत्म हो गए। आप समझ लो 2 की पावर 64 ग्रेन्स देने थे उसको, काफी होता है बेटा। अगर आप ये बात समझ सकते हैं तो आप ये भी समझो कि हर 20 मिनट में बैक्टीरिया जनरेशन टाइम में डबल हो जाता है। ऐसे तो सब जगह बैक्टीरिया बैक्टीरिया हो जाएगा, कुछ और बचेगा ही नहीं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये वाला ग्राफ अचीव करने नहीं दिया जाता, बिकॉज रिसोर्सेज कैन नॉट बी अनलिमिटेड। पर फिर ये हम पढ़ते क्यों हैं, ऐसा हम पढ़ते क्यों हैं, आगे बता रहा हूं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई। देखो हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के 2 मॉडल होते हैं। पहला होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कहता है कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, खाना और शेल्टर अनलिमिटेड हो, तो कोई भी पॉपुलेशन अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल का ग्रोथ बढ़त दिखा सकती है। क्लियर है, ऐसा दिखा सकती है। इस बात को डार्विन ने भी बोला था। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं रहता कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड रहेंगे, कम पड़ ही जाते हैं जब पॉपुलेशन बढ़ती है। ये चीज डार्विन ने भी बोली थी। ये बातें सरकार भी रियलाइज करती है और कहीं ना कहीं क्या करती है, हमारे पास पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स पर रहती है, क्योंकि रिसोर्सेज कभी भी मैच नहीं कर सकता पॉपुलेशन को, क्योंकि रिसोर्सेज ऐसे बढ़ेगा, आज 1 है, कल 2, 3, 4, 5, और पॉपुलेशन ऐसे बढ़ेगी 1, 2, 4, 8, 16, 32। बताओ कैसे मैच करेगा। इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं dn अपॉन dt rn। ये ग्रोथ रेट है, और जब मैं पॉपुलेशन के नंबर को देखना चाहता हूं तो वो होगा nt इज इक्वल टू n नॉट e की पावर rt। सिमिलर ग्राफ हमने कहां बनाया था, याद करो। सिमिलर हमने ज्योमेट्रिक ग्रोथ का ग्राफ बनाया था, उसमें आपका जो चैप्टर था ना, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहां। क्लियर है कि नहीं बेटा, बताओ क्लियर है कि नहीं, सही है, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, यहां आ जाओ। रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली असेंशियल फॉर द अनइम्पेडेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आइडियली when resources are unlimited, each species, ध्यान दें, each species has the ability to realize innate, है ना, पूरी तरीके से ग्रो कर सकता है। ठीक है, ये चीज हमको बताई गई। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब डार्विन ने ऑब्जर्व किया while developing his theory of natural selection, then the population grow is an एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन। तो डार्विन ने जो बताया उससे यह पता चला कि एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन में मतलब ग्रोथ हो सकती है इफ इन अ पॉपुलेशन साइज n है। आप देखो, और बर्थ रेट को हम b से लिखते हैं, रेट है बेटा, और rd को लिखते हैं डेथ रेट से। तो b माइनस डी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो हम क्या निकाल रहे हैं, देखो बेटा, dn अपॉन dt विल बी rn। तो ये रेट निकाल लिया, ठीक है। और इसमें R क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, या इसे बायोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। क्लियर है। तो ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है क्या करने के लिए, एनी बायोटिक ए बायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन। मतलब बर्थ और डेथ जो है कहीं ना कहीं बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर से इंपैक्ट हो जाती है, ये वाली वैल्यू R।
क्लियर है? जैसे इसने नॉर्वे रेट के लिए 0.015 लिया है, फ्लोर बीटल के लिए 0.12 लिया। ये याद करनी है, नहीं मुझे तो नहीं लगता याद करनी है, इसके लिए ये लिया। अब देखो जरा एक चीज और देखो, अब देखो द अबव इक्वेशन डिस्क्राइब एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न, है ना? ठीक है, जिसको हम ग्राफ पे बनाएंगे। अच्छा, इफ यू आर फेमिलियर विद, कितने शेप का आएगा? जे शेप का आएगा। फेमिलियर विद बेसिक कैलकुलस, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी इंटीग्रल फॉर्म ये लिख सकते हैं, दिस इज इंटीग्रल फॉर्म, है ना? वो उसके डिफरेंशिएट करके लिखा हुआ था, ये इंटीग्रल फॉर्म है। क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है, उसके बाद कह रहा है एनी स्पीशीज एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के लिए, है ना, कैन रीच टू इनॉर्मस पॉपुलेशन इन अ शॉर्ट टाइम। अगर उसको एक्सपोनेंशियल अलाउ कर दे तो कम टाइम में बढ़ जाएगा। डार्विन ने कहा था, इवन एलिफेंट की बात बताई मैंने, जो स्लो ब्रीडर है वो भी तेजी से बढ़ जाएगा। इसके लिए एक एनिकडॉट दे रखा है। एनिकडॉट क्या होता है बेटा? कहानी, एक कहानी दे रखी है उसकी किंग की, जिसमें यह बात बोली गई है। ठीक है, वो वाली कहानी है जिसमें मिनिस्टर के साथ वो लिखा हुआ है बेटा, आप पढ़ना चाहो पढ़ लो, छोड़ भी सकते हो, कि किस तरीके से किंग और मिनिस्टर गेम खेल रहे थे, ये सारा। ठीक है, इसको हम एनिकडॉट कहते हैं, एक छोटी सी कहानी, है ना, जो उससे मिलती जुलती है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर वाली। अब इसके बाद आपके पास लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है जो ज्यादा रियलिस्टिक है। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, हमने पढ़ा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। सुनना ध्यान से, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है बताओ? रिक्वायरमेंट है बेटा हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस। क्या ऐसा पॉसिबल है कहीं पर? नहीं, नेचर में अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते। ऐसा होता है क्या? नहीं, तो फिर वो पढ़ क्यों रहे थे? अभी बताऊंगा क्यों। अनलिमिटेड रिसोर्सेज, सही है, क्लियर है। जिससे मेरे पास ये इक्वेशन आती थी, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, क्लियर है, dn अपॉन dt rn आती थी, और उसके साथ क्या होता था बेटा, dn अपॉन dt rn आती थी, है ना। अनलिमिटेड रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, dn अपॉन dt rn आती थी, और जे शेप का कर्व आता था, जे शेप का मेरे पास क्या आता था? कर्व आता था। पर रियल में क्या होता है बेटा? बट इन रियलिटी हमारे पास रिसोर्सेज आर नॉट अनलिमिटेड। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज नॉट रियलिटी। ऐसा नहीं होगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो रियलिटी रहे, बहुत लंबे समय तक हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो रियलिटी रहे, बहुत लंबे समय तक चले, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो मेरे पास क्या होता है बेटा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वर्लहुस्ट, आप नाम भी देख सकते हैं गूगल पे, वर्लहुस्ट, पर्ल, क्लियरली लिखा हुआ है पर्ल। इन्होंने दिया लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। इन्होंने क्या किया? लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल दिया, और उन्होंने क्या किया, इस सारी बातों को इंक्लूड करके देखो कैसे लिखा, क्या इक्वेशन दी उन्होंने? इक्वेशन दी dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन में k। ये इक्वेशन दी किसको मॉडिफाई करके? इसको मॉडिफाई कर दिया। कैसे करा देखो, dn अपॉन dt सेम है, rn यहां लिखा हुआ है, ब्रैकेट में ये लिख दिया जो किसको कंसीडर करेगा? रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, इस बात को कंसीडर करके लग लेगा। ठीक है, मैं जरा यहां पे कुछ चीजें लिख देता हूं, सुनना ध्यान से। आपको पता है r क्या है? यहां पर r है रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है? dn अपॉन dt। सुनना ध्यान से, dn अपॉन dt तो हमें पता ही था, रेट है एक तरीके से। अब यहां पर n क्या है? n है पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, k क्या है? k को कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। अब कैरिंग कैपेसिटी समझना बहुत जरूरी है। इसको हम कैसे समझेंगे अभी देखो,
मैं एक इक्वेशन, मैं इसको एक ग्राफ पे दिखाता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट है बताओ? देखो ध्यान से, हम कैरिंग कैपेसिटी वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कैरिंग कैपेसिटी, इसको हमें समझना है। आ जाओ जल्दी से, देखो फटाफट से देखना बेटा। देखो मान लो आपसे कोई कहे कि आप एक ऐसी इक्वेशन बनाओ, ये ठीक है। यहां पर आप टाइम लिखो टी, हां सर। यहां आपने पॉपुलेशन डेंसिटी लिख दी, पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको आपने एन से लिखा। अब इसी एक्सिस पर के है आपका, दिस इज के, और के को मैं ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाता हूं। मान लो के को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, दिस इज के इस एक्सिस पर है। अब मुझे सोच के बताओ के कौन सी एक्सिस पर है? के इज ऑन वाई एक्सिस, जो कि क्या है आप बताओ? वाई एक्सिस क्या है? विच इज पॉपुलेशन डेंसिटी, विच इज पॉपुलेशन डेंसिटी। क्लियर है कि नहीं? तो के इस वाई एक्सिस पर है जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी है। आप समझ रहे हो? के क्या है? वाई एक्सिस पर है जो क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी है। आप समझो इस बात को। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं समझना ध्यान से। व्हाट इज के क्या होता है? देखो आप क्या करो, एक जंगल बना दो इतना बड़ा। ये एक फॉरेस्ट है, मान लो ये एक फॉरेस्ट है। ये जो फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट में क्या है बेटा? रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है? फूड है और शेल्टर है। सही है सर। अब ये फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि ये मैक्सिमम 100 एलिफेंट को सपोर्ट कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। ये खाने से, रिसोर्स से इससे ज्यादा नहीं कर पाता, इसकी खाना ही इतना इस फॉरेस्ट में। ठीक है, क्लियर है? हो सकता है ये मैक्सिमम 2000 या 20,000 रैबिट को सपोर्ट कर दे। मैक्सिमम उतना खाना है कि 100 लॉयन को सपोर्ट कर दे, या मैं लिखूंगा 50, या मैं लिखूंगा 20 लायन को सपोर्ट करे सिर्फ। तो मैं आपको यह समझा रहा हूं कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। ये वो मैक्सिमम वैल्यू होती है पॉपुलेशन डेंसिटी की, जो किसी पर्टिकुलर हैबिटाट में रिसोर्सेज के थ्रू सपोर्ट होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी फॉर एलिफेंट इन दिस फॉरेस्ट, इट इज 100। व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रैबिट इन दिस फॉरेस्ट, दैट इज 20,000। इसका मतलब यह होगा कि रैबिट की पॉपुलेशन कभी भी कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस नहीं कर सकती। तो थंब रूल यह है, कैरिंग कैपेसिटी को कभी भी कोई पॉपुलेशन डेंसिटी क्रॉस नहीं कर सकती, बिकॉज इट इज मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज के, व्हाट इज के, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी विच इज सपोर्टेड बाई, कौन सपोर्ट कर रहा है? विच इज सपोर्टेड बाई सपोर्टेड बाय रिसोर्सेस। किसके थ्रू? बाय पर्टिकुलर हैबिटाट, जहां पर वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसने कितने सपोर्ट कर रखे हैं ये चीज। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप देखो, आप कहोगे नहीं सर ह्यूमन में तो बहुत है, 200 भी रह सकते हैं, 2 लाख भी लोग रह सकते हैं सिटी में। बेटा ह्यूमन ने साइंस यूज करके कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दी है। अगर आप देखो लैंड पर इतने एरिया में एक घर बन सकता है, उन्होंने क्या किया, कई कई माले की बिल्डिंग बना दी है ना, कई कई फ्लोर की बिल्डिंग बना दी। उससे क्या हुआ? कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा दी है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, पर वो आर्टिफिशियली। नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनमें एक मैक्सिमम वैल्यूज होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि कैरिंग कैपेसिटी किन चीजों पे डिपेंड करेगी, मान लो ये फॉरेस्ट इतना बड़ा है, इससे बड़ा होता तो ज्यादा एलिफेंट को सपोर्ट करता। तो कैरिंग कैपेसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? पहला, साइज ऑफ हैबिटाट। समझ रहे हो? साइज ऑफ हैबिटाट। दूसरा, आज समर में बारिश हुई है, खूब खाना है, सीजनल वेरिएशंस भी होती हैं। लेकिन अगर मान लो विंटर आ जाए, खाना ही ना हो,
तो कम एलिफेंट को सपोर्ट करेगा। सीजनल वेरिएशंस भी होती हैं, सही है, सीजनल वेरिएशंस भी होती हैं। तीसरा, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिज्म को ज्यादा सपोर्ट है। वैल्यू ऑफ के फॉर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म इज हाई, ठीक है। छोटे ऑर्गेनिज्म में वैल्यू ऑफ के क्या होगी, हाई होगी, है ना, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरा आप लिख सकते हो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप मुझे बताओ कि नेचर में हर्बीवोर ज्यादा मिलेंगे कार्निवोर, आप कहोगे हर्बीवोर। तो बेसिकली किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, हर्बीवोर का के ज्यादा होता है, के क्या होता है, हाई होता है, एज कंपेयर टू कार्निवोर के क्या होगा, लो होगा। क्योंकि आप देखो 10 लॉयन होंगे तो 10,000 डियर भी तो होंगे, क्लियर है। तो कार्निवोर कंपैरेटिवली लो होते हैं, आप इस चीज को समझो। तो के क्या होता है बेटा, वो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है जिसको रिसोर्सेज के थ्रू सपोर्ट करते हैं। अब मेरी बात पाओ, उस चीज पे समझो जहां पर क्वेश्चंस आएंगे, समझो अभी से। क्या ये वाली बातें समझ में आ गई कि कैरिंग कैपेसिटी किसी भी हैबिटाट का होता है, रिसोर्सेज के थ्रू सपोर्ट होता है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन, कितनी भी बड़ी हो सकती है, पर ये कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम वैल्यूज के ऊपर नहीं जाएगा। अब जरा आपको मैं 2 केस के थ्रू समझाता हूं, ध्यान देना बेटा। मैं एक इक्वेशन बनाता हूं, एक ग्राफ बनाता हूं और वहां पर मैं आपको 2 केस लेके समझाऊंगा। ये ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है। यहां पर मैंने टाइम लिख दिया और यहां पर मैंने पॉपुलेशन डेंसिटी लिख दी। ये पॉइंट मेरे पास के है, ठीक है। के को लेकर मैंने एक सीधी लाइन भी ड्रॉ कर दी ऐसे। अब मेरी बात ध्यान से सुना, मैं 2 पॉइंट बनाऊंगा इस ग्राफ पे। एक बनाऊंगा ये पॉइंट, इस पॉइंट को कहूंगा ए और इस पॉइंट को कहूंगा बी, ठीक है। अब जरा सुनना, एट पॉइंट ए, अगर मैं पॉइंट ए की बात करता हूं तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, मुझे बताओ। पॉपुलेशन डेंसिटी, भाई ए पॉइंट वो है जहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज लो। अब जरा ये इक्वेशन देखो, dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन में के। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एट पॉइंट ए पॉपुलेशन डेंसिटी इस पॉइंट ए पर कम है, किसके कंपैरिजन में कम है, देन के से बहुत कम है। तो आप क्या ऐसे नहीं लिख सकते कि के जो है ये वाला, मान लो मैं कहता हूं 1000 लॉयन है, अभी 2 ही लॉयन है, के जो है बहुत बड़ा है एन से, यहां पर एन लिखूंगा ना, एन मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी। उस केस में क्या होगा, आप एन को नेग्लेक्ट कर दो। अगर आप एन को नेग्लेक्ट कर दोगे तो इक्वेशन बन जाएगी dn अपॉन dt इज इक्वल टू आर एन। इसका ये देखो, इसको ऐसे कर दिया हमने एन को नेग्लेक्ट करके, ठीक है। अब तुम लगा लो चाहे तारे सितारे जो लगाने लगा लो अपने आप से, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब सुन लो ध्यान से बेटा, ये मैंने ही मतलब कुछ अच्छी बुक से या खुद से भी सोच के ऐसी चीजें बनाई हैं हमने, ताकि आपको क्वेश्चन का फील दे सके कैसा आएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन पॉपुलेशन इज लो, अगर पॉपुलेशन लो होती है इट कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। तो जो हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल पढ़ा था ना, वो ऐसा नहीं है कि वो हो नहीं सकता, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा जब पॉपुलेशन लो होगी। यहां पे सही है, यहां पे बात कर रहा हूं, यहां पर क्लियर है बेटा, यहां पर होगा, इस पॉइंट पर होगा सिर्फ, ठीक है, जे शेप आने के लिए ये। अब आ जाओ एट पॉइंट बी। पॉइंट बी किसके पास है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्लोज टू के है। मान लो टोटल ये 1000 एलिफेंट है मैक्सिमम वैल्यू, यहां पर अभी 2 एलिफेंट थे, तो उसके पास पूरा मौका एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा स्टार्टिंग में। लेकिन एट पॉइंट बी पॉपुलेशन डेंसिटी
इज क्लोज टू के, क्लोज टू के हो गई, है ना। तो मैं लिख सकता हूं n इज नियरली इक्वल टू के, नियरली इक्वल टू के लगभग बराबर हो गई। मैं लिख सकता हूं n इज इक्वल टू लगभग k हो गया। अब क्या करोगे इस इक्वेशन का, dn अपॉन dt rn k माइनस n अपॉन में k। अब मुझे बताओ n और k बराबर है तो ये कट के 0 नहीं आ जाएगा, और अगर dn अपॉन dt 0 है, आप समझ लो ध्यान से, dn अपॉन dt 0 है, चेंज अगर 0 है तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। सोचो ध्यान से, पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाएगी मतलब अब नहीं बढ़ेगी। तो ये ग्राफ ऊपर जाकर इस लाइन के नीचे ऐसे घूम जाएगा। क्यों घूम जाएगा, क्योंकि अब वो क्या हो गई, पॉपुलेशन डेंसिटी कांस्टेंट का मतलब ऐसे। तो इसे हम कहते हैं एसिम्पटोट हो जाना। एसिम्पटोट का मतलब होता है इस तरीके से हो जाना, ऐसे हो जाना। क्लियर है कि नहीं। तो n कांस्टेंट का मतलब, n कांस्टेंट का मतलब ये ग्राफ क्या हो गया, ऐसे कांस्टेंट हो गया। जब ग्राफ देखो यहां पर ऐसा दिखा रहा था, इसका मतलब टोटल शेप कैसी आ गई, एस शेप, सिग्मोइड आ गया। टोटल शेप तो सिग्मोइड आ गई, क्योंकि नीचे तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रो किया, फिर ऊपर ऐसे हो गया, एसिम्पटोट कहते हैं। तो आपको नीट में क्वेश्चन आएगा कि देखो क्या क्या क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आएगा कि ग्राफ कब एसिम्पटोट है, when in logistic growth curve graph is asymptote। कब एसिम्पटोट है, पहला n बड़ा है k से, दूसरा n इज इक्वल टू k है, तीसरा k बहुत बड़ा है n से, चौथा n बराबर में 0 है। आ रहा समझ। तो आप क्या, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आप क्या मार्क करोगे, n बराबर में k है। इसमें अगर मैं एक और ऑप्शन लिख दूं, व्हेन इज लॉजिस्टिक ग्रोथ इज एसिम्पटोट, मान लो इस साल ये क्वेश्चन आ जाए तो उसमें लिखा हुआ है dn अपॉन dt इज इक्वल टू, आप लिख दो 0, दूसरा लिख दो dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, तीसरा लिख दो dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन में k, और फोर्थ लिख दो मान लो ऑल कुछ भी। तो ये आएगा कि नहीं भाई, कांस्टेंट तभी आएगा ना जब dn अपॉन dt 0 होगा। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, तीसरा ये बन सकता है, मार्क द इनकरेक्ट, मार्क द इनकरेक्ट। अब देखो जिन बच्चों को डाउट हो रहा है, फिर से देखो, पॉइंट ए पर हमारे पास मान लो पॉपुलेशन डेंसिटी इससे बहुत कम है, उस केस में हम लिखेंगे k से कम है, तो dn अपॉन dt rn, k बहुत बड़ा है n से, k बहुत बड़ा है n से, यहां n है तो n को नेग्लेक्ट कर दो, dn अपॉन dt एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा। एट पॉइंट बी, यहां पॉइंट बी है, इसके जस्ट नीचे k और n बराबर हैं, तो dn अपॉन dt rn, क्या कभी n k को पार करेगा, कभी नहीं। ठीक है, कभी नहीं। तो क्वेश्चन आ जाएगा मार्क द इनकरेक्ट, उसमें लिख सकते हो dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, हो सकता है dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन में k, हो सकता है n बराबर में k, हो सकता है फोर्थ k बड़ा हो सकता है n से, पर यह नहीं हो सकता कि n बड़ा हो k से, यह नहीं हो सकता। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं। वो लाइन ही नहीं पार कर पाएगा। कुछ बच्चे कहे सर कर ले, कैसे बेटा, उससे ज्यादा को सपोर्ट ही नहीं करता। अगर आपको ये लाइन पार करवानी तो ह्यूमन जैसा कोई काम करो, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा दो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपको एवोल्यूशन पढ़ाया जाएगा तो उसमें दो तरह का सिलेक्शन होता है, के सिलेक्शन, आर सिलेक्शन। के सिलेक्शन वाली स्पीशीज वो होती है जिनका लाइफ स्पान बड़ा होता है, जैसे हाथी।
हाथी क्या रहता है, के सिलेक्टेड स्पीशीज है, या आप जब एवोल्यूशन पढ़ लेना, मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं तो डिस्कस का कोई फायदा नहीं है। तो के सिलेक्शन, आर सिलेक्शन भी कुछ होता है। आर का मतलब होता है कि भाई खाना मिले, अनलिमिटेड बढ़ जाए, बढ़ता चला जाए, 2 4 6 8 10, जैसे जो बारिश में कीड़े आते हैं ना जो अचानक से मर जाते हैं, जीरा कीड़े, वो आर सिलेक्टेड स्पीशीज है। खाना मिला, अचानक से बढ़ गए, फिर मर जाते हैं सारे। के सिलेक्टेड क्या होती है, खाना मिलेगा तो भी ठीक बढ़ते हैं, है ना, खाना मिला तो भी ठीक बनते हैं, क्योंकि उनको कभी अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिलते भी नहीं है, तो वो धीरे धीरे उनको पता होता है कि हमें एक नंबर के हिसाब से बढ़ना है, ठीक है, ये उन्हें हम कहते हैं के सिलेक्टेड। ज्यादा स्टेबल स्पीशीज कौन सी होती है, के सिलेक्टेड होती है। के का मतलब कैरिंग कैपेसिटी के थ्रू सिलेक्टेड है, क्लियर है, इसलिए वो कभी भी एक नंबर क्रॉस नहीं करते, क्लियर है, सही है। के और आर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, एवोल्यूशन जब पढ़ोगे, जब उसके लास्ट में मैं कुछ करा रहा हूंगा वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो एनसीईआरटी पढ़ो, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। वर्लहुस्ट, पर्ल, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ये रहा हमारे पास। नो पॉपुलेशन, है ना, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है नहीं, ये सारी बातें पढ़ोगे। कंपटीशन होता है, सही है, क्लियर है, और वो नेचर की अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। और ये इक्वेशन है बेटा, जो जिसको क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, वर्लहुस्ट पर्ल, साइंटिस्ट का नाम है बेटा, ये वर्लहुस्ट साइंटिस्ट का नाम है। और ये एसिम्प्टोट कब होगा, है ना, एसिम्प्टोट इसे कह रहे हैं कांस्टेंट हो जाने को, क्लियर है, सही है, ठीक है, तो इसको कर लो। और ये ज्यादा रियलिस्टिक है, ये ज्यादा रियलिस्टिक, और कैसा शेप का आएगा, एस शेप, है ना। इसको कंप्लीट करो। तो अब इसमें पॉपुलेशन इंटरेक्शन बचा है, उसको हम मंडे को करेंगे, और उसी वाले वीक में मे बी 2 या 3 लेक्चर में इकोसिस्टम, फिर 2 में बायोडाइवर्सिटी, और एक आपका रहेगा क्या नाम है, डीएनएफ। मतलब नेक्स्ट वीक में सिलेबस खत्म कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है बेटा, सही है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, प्लीज पढ़ाई करिए। मैं एक ही में करा देता पर मुझे नहीं लगा, और थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर दिया, इसलिए टाइम शायद आपका वेस्ट हुआ, तो प्लीज पढ़ाई करिए, है ना, ठीक है बेटा, बाय।